चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहले पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन हो कहाँ रहा है, कहाँ पे होता है डीएनए रेप्लिकेशन? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है किसमें? यूकैरियोट्स में। फिर प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है डीएनए रेप्लिकेशन? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि उनका न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? हाँ, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। सबसे पहली चीज तो ये समझ आई। दूसरा, चलो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, किस टाइम पर हो रहा है, मतलब ये तो पता पड़ा कहां हो रहा है, लेकिन कब होता है? कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। दैट मीन्स दोनों में कब हो रहा है? जब क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, यानी सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। क्लियर है? अच्छा, सेल डिवीजन में भी कहां पे होता है? सेल डिवीजन में भी होता है सिंथेटिक फेज में या सिंथेसिस फेज में। तो सिंथेसिस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एस फेज बोलते हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए, है ना। पढ़ तो लिया डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन यही नहीं पता डीएनए रेप्लिकेशन हो किस टाइम रहा है। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस टाइम होता है? जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, तब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बोलो क्लियर है? ऐसे नहीं कि आप ह्यूमन हो, बोल सेल डिवाइड नहीं कर रही, आपके में रेप्लिकेशन चल रहा है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और बहुत एक्यूरेट प्रोसेस है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़ी सी भी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हुई, अगर डीएनए रेप्लिकेशन में थोड़ी सी भी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो गई, तो म्यूटेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। और देखो कितनी स्पीड से होता है उसको देखो। एक बैक्टीरिया होता है अपना ई कोलाई, है ना। एक बैक्टीरिया होता है अपना ई कोलाई। ई कोलाई मतलब एस्केरेशिया कोलाई। इसके अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं। कितने? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है। बोलो पता है? अच्छा, ह्यूमन में कितने होते थे? 6.6 इंटू 10 की पावर 9। हम डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं। हम डिप्लॉइड, हैप्लॉइड कितना होता? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 होता। क्लियर है? अब ई कोलाई के अंदर शायद आपको याद होगा, जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे मैंने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि ई कोलाई के अंदर सेल डिवीजन 18 मिनट के अंदर हो जाता है। याद है? हाँ, सेल रेप्लिकेशन 18 मिनट के अंदर हो जाता है, और सेल डिवीजन बाकी पार्ट 2 मिनट में। यानी 18 मिनट सिंथेसिस फेज लेता है ना, और बाकी 2 मिनट में बाकी सारा डिवीजन हो जाता है ना। इसका मतलब इसके अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो कितनी देर में हो जाता है? 18 मिनट में हो जाता है। यानी 18 मिनट में इतने बेस पेयर जो है इनका रेप्लिका बन जाता है। इसका मतलब लगभग 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट होते हैं इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर रेप्लिकेट हो रहे हैं। यानी डीएनए रेप्लिकेशन का तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। पता चला? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? चलो अब देखो, सबसे पहले जानो कुछ एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। तो एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं। एंजाइम्स होते हैं आपके, देखो कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड हेलिकेज। ठीक है। हेलिकेज को हम लोग अनवाइंडिंग एंजाइम भी बोलते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? अनवाइंडिंग एंजाइम।
अनवाइंडिंग एंजाइम। थर्ड आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज, ठीक है ना। एंड लास्ट फोर्थ है हमारा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूइंग एंजाइम भी बोलते हैं। ग्लूइंग एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये ग्लू की तरह, ग्लू मतलब गोंद, गम, तो ये गम की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पे मेन 4 एंजाइम्स पढ़ोगे। सबसे पहला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड वन हेलिकेज, थर्ड वन आरएनए प्राइमेज एंड फोर्थ वन इज डीएनए लाइगेज। तो आप 4 तरह के एंजाइम पढ़ते हो। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन में, ठीक है, यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वहां और कॉम्प्लिकेट होंगी चीजें, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, मैं इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड बना दूं, देखो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है ना। तो अब होगा क्या, सबसे पहले आएगा आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज भी नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा हेलिकेज। हाँ, सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा, हेलिकेज। और हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज ढूंढेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट को, है ना। अब प्रोकैरियोट में तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की एक ही साइट होती है, यानी एक ही जगह है जहां से रेप्लिकेशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी में आएगा ये पार्ट दोबारा, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होती है, सिर्फ एक ही साइट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारी साइट होती है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली कौन सी साइट होती है, जहां पर आपके बेस पेयर ए और टी आ रहे हो, जहां पे आपके ए और टी बेस पेयर आ रहे हो। कौन से बेस पेयर बेटा, ए और टी बेस पेयर आ रहे हो। क्यों, क्योंकि ए और टी बेस पेयर के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जी और सी के बीच में ट्रिपल है, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। तो सपोज दैट कि यहां पर कहीं पर आपके हेलिकेज एंजाइम ने पकड़ी एक साइट जो थी ओरी, यानी ओरी मतलब ओ आर आई, है ना, स्मॉल में लिखा होता है बेटा ओ आर आई, ओ आर आई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी साइट है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। अब वहां पे कौन आया, हेलिकेज आया। अब हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज यहां पे आकर के इस पूरे के पूरे हेलिक्स को क्या करेगा, इसको अनवाइंड करेगा, यानी खोलना चालू करेगा। यानी यहां से पकड़ेगा, मतलब यहां से और यहां से पकड़ेगा, इसको ऐसे खोल देगा। जब ये ऐसे खुल गया तो कैसा दिखेगा, देखो ब्लू से ही दिखाते हैं, ये ऐसा देखो खुल गया, तो ऐसे और ऐसे देखो जैसे खुलता जा रहा है। अब एक साथ सारा डीएनए नहीं खोल सकता ये, क्योंकि सारा डीएनए खोलने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, है ना, और इतनी एनर्जी नहीं यूज कर सकता ये। तो ऐसा नहीं है कि ये ले एक इधर फेंका खोल के इधर, धीरे धीरे खोलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डीएनए की अनवाइंडिंग किसने की, हेलिकेज ने। यानी हेलिकेज क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को खोल रहा है ना। अब आपको पता है डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है 5 प्राइम ये रहा, और ये वाला 3 प्राइम है, और ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका एंटी पैरेलल है, दैट मींस ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। अब क्या होगा, अब आएगा आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आया आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। तो ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बोला हाँ ठीक है भाई, मैं दूसरा स्ट्रैंड बना दूंगा, है ना। अभी आपको सेमी कंजर्वेटिव भी बताऊंगा, जब एंड कर रहा हूं तब मुझे बोलना सर सेमी कंजर्वेटिव एक बार बता दो, है ना, इसी में बताऊंगा अभी। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज आया, अब ये मिस्त्री था, इसको बोला भैया ये वाली बिल्डिंग और ये वाली सेम इसी की तरह बनानी है ना। डीएनए पॉलीमरेज आया, बोला ठीक है बना दूंगा साहब, बड़ा खुश था, पैसे मिलेंगे, है ना। तभी आके बोला यार मालिक ये तो बता दिया कि ऐसा स्ट्रैंड बनाना है, ये तो बताया नहीं कि कहां से नींव रखूं, नींव रखना है ना, कहां से स्टार्ट करूं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा बताने, आरएनए प्राइमेज आएगा।
अब आया आरएनए प्राइमेज, देखो ये रहा, ये क्या है, ये आरएनए प्राइमेज है ना अमर सर, तो ये आरएनए प्राइमेज है, तो ये आरएनए प्राइमेज है। आरएनए प्राइमेज आया और बोलेगा मैं प्राइमर दे रहा हूं, यानी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इनिशिएट करूंगा, बाकी सारा काम तुझे करना है, यानी इंजीनियर है। इंजीनियर आया, आकर के इसको बोला बिल्डर को कि हाँ भाई बिल्डर सुन, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, खत्म तू करेगा। फिर ये इंजीनियर किस काम का, जब सारा काम ये करेगा, तो इसने बता दिया आरएनए प्राइमेज। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या बोल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बोल रहा है भैया सुन, कंडीशन है मेरी, क्या कंडीशन है कि मैं स्टार्ट, जब भी मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो मैं 5 से 3 बनाऊंगा, यानी मेरा 5 होना चाहिए, है ना, यानी मैं हमेशा बिल्डिंग कहां से बनाऊंगा, जहां से डीएनए का स्ट्रैंड उल्टा शुरू हो रहा है, यानी डीएनए का स्ट्रैंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 प्राइम से, यानी मैं यहां से बनाना शुरू करूंगा। और क्या लगा दिया इसने, प्राइमर लगा दिया, क्या लगा दिया, प्राइमर लगा दिया। प्राइमर क्या है, एक आरएनए का पार्ट है ना, तो ये आरएनए प्राइमर है, जहां से अब क्या होगा, अब यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, है ना, यानी कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 वाला, क्लियर है। अब होगा क्या, अब आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, देखो अब कौन आया, ये आ गया डीएनए पॉलीमरेज, और अब ये क्या करता रहेगा, ये आगे स्ट्रैंड बनाता जाएगा, यानी स्ट्रैंड बनते रहे, देखो कंटिन्यू दिख रहे बनते हुए। तो डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि ये बेचारा लाल है ना अपने माँ बाप का, तो ये क्या करेगा, ये यहां से ऐसे स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा। तो इसका देखो ये 3 प्राइम है, तो इसका स्ट्रैंड क्या होगा, 5 प्राइम, यानी ये वाला एंड प्राइमर का कौन सा पार्ट होगा, 5 प्राइम, है ना, जबकि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो कौन सा होगा, 3 प्राइम। अब होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे स्ट्रैंड बना रहे, लेकिन अब फिर से क्या बोला इंजीनियर ने, बोला भैया ये वाला कौन बनाएगा, ये भी उतने बनाना पड़ेगा, बोला ठीक है बना दूंगा, लेकिन कंडीशन तो मेरी फिर वही है कि डीएनए का स्ट्रैंड तो 3 प्राइम से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, अब मैं ऐसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। तो इंजीनियर बोला ठीक है तू ऐसे बना ले, हमें क्या दिक्कत है, बोला ये ले मैंने स्ट्रैंड लगा दिया, ये ले ब्लैक से, है ना, प्राइमेज ने बोला, आरएनए प्राइमेज ने कि देख मैंने स्ट्रैंड लगा दिया। अब ये बोला ठीक है लो, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया, है ना, यहां पे भी कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है, दिख रहा है ना, ये आपका आरएनए प्राइमेज था, ये रहा। यहीं पर जैसे ही इसने इतना बनाया, तुरंत डीएनए और अनरैप हो गया, यानी डीएनए को और खोल दो, डीएनए और खुल गया, सॉरी डीएनए और खुल गया, और खुल गया, और यहां पे रैपिंग, क्योंकि यहां तो कौन काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है हेलिकेज, कौन काम कर रहा है, हेलिकेज, तो यहां पे कौन काम कर रहा है, यहां पे इस जगह पे काम कर रहा है हेलिकेज, तो यहां काम कर रहा है हेलिकेज, ये काटने का काम कर रहा है। तो अब जैसे ही यहां पर डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बनाता जा रहा है, तो लगातार स्ट्रैंड बन रहा है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जैसे ही इसने बनाया, इसने इधर बनाया, फट से इंजीनियर बोला ये आगे का कौन बनाएगा, बोला यार, बोला एक काम करो प्राइमर दो, फिर से प्राइमर मिला, और इसने फिर से क्या किया, फिर से जैसी प्राइमर मिला, एक मिनट ये रहा, फिर से प्राइमर मिला, जैसी प्राइमर मिला तो इसने फिर से बनाना स्टार्ट किया, लेकिन ये तो कंटिन्यू चल रहा है। फिर आगे फिर और खुला डीएनए, क्योंकि हेलिकेज तो डीएनए को खोलता जा रहा है, डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर, बहुत लंबा खोलना है, तो जैसे ही इसको खोलता जा रहा है, तो अब फिर से ये पार्ट क्या है, यहाँ पे फिर से कुछ नहीं बना, तो फिर से क्या हुआ, फिर से इंजीनियर ने बोला आरएनए प्राइमेज ने कि तूने ये नहीं बनाया, तो ये बोला लो यार मुझे प्राइमर दो, फिर से मैं फिर से बना देता हूं, तो बार बार क्या दिया जा रहा है, प्राइमर दिया जा रहा है, और फिर ये इसको बना रहा है, दिख रहा है। अब देखो ये तो लगातार चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लेकिन ये वाला बेचारा कैसा है,
बार बार डिसकंटिन्यू चल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बोलो पता पड़ा? तो एक बना कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा है? बोलो पता चला? यहां तक कोई भी डाउट? देखो चालू है, चलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे डीएनए खुल रहा है तो एक डीएनए तो किसका है, अब देखो जैसे ही इसका डिवीजन हुआ तो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, एक डीएनए से अब आपके 2 डीएनए बन रहे हैं, दिख रहा है? एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं। तो यहां बना दूं, इसको थोड़ा यहां से मिटा करके थोड़ा सा लंबा खींच के यहां ले जाते हैं। देखो एक डीएनए से आपके 2 डीएनए बन रहे हैं, ऐसे बनाते हैं। देखो एक डीएनए से आपके 2 डीएनए बन रहे हैं, बोलो दिख रहा है? 2 डीएनए बन रहे हैं। ये कैसा है, ये पेरेंट है, यानी ये पेरेंट का डीएनए, तो ये पेरेंट का डीएनए और ये नया डीएनए यानी रेप्लिकेटेड फॉर्म या रेप्लिका, क्या बोलेंगे, रेप्लिका। पता चल रहा है? सेम ये वाला भी पेरेंट का है और ये वाला क्या है, रेप्लिका। इसका मतलब जब भी कभी भी एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं तो उसमें एक कौन होगा, पेरेंट होगा। और एक पेरेंट होने की वजह से डीएनए हमेशा हमारा जो होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए कैसा होता है हमारा, सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी आधा पेरेंट का डीएनए होगा और आधा अलग डीएनए होगा, यानी आधा पार्ट रेप्लिका होगा। लेकिन अब भी एक एंजाइम बच गया, डीएनए लाइगेज। तो देखो ये रहा आपका डीएनए लाइगेज। देखो दुखी होने का कारण है, सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है साथ साथ। अच्छा एक चीज और सुनो, जो डीएनए पॉलीमरेज था ना, वो जैसे जैसे आगे स्ट्रैंड बना रहा है तो पीछे भी मूव कर रहा है, यानी आगे आगे स्ट्रैंड कर रहा है ना, ये वाला, हाँ ये वाला, तो ये क्या कर रहा है, ये आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे भी जाएगा, यहां पे भी जाएगा। क्यों जाएगा, प्रूफ रीड करने के लिए, चेक करने के लिए कि भैया गलत कोई नाइट्रोजन बेस तो नहीं लगा दिया। अगर गलत नाइट्रोजनस बेस लगा दिया तो भाई म्यूटेशन हो जाएगी, है ना। पता पड़ा 3 आंख आ गई एक यहाँ पर, है ना। हाँ म्यूटेशन हो सकती है, कुछ भी परेशानी हो सकती है, क्या पता कोई डिजीज कॉज हो जाए, फिर वो क्योर ही ना हो, है ना। तो ये आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर सकता है, यानी बाई डायरेक्शनल होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। प्रूफ रीड कर रहा है, गलत तो नहीं हो गया, गलत हो रहा है तो वापस आके उसको सही कर रहा है। पता चला। हेलिकेज यूनिडायरेक्शनल है, एक बार आगे चल गए तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, है ना, कि अगर मैं आगे बढ़ गया मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं फिर, तो वो कौन है, हेलिकेज है। ये दुखी क्यों है, अबे यार ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, अब यहां से प्राइमर हटाने पड़ेंगे। क्यों, प्राइमर क्या है रियल में, प्राइमर रियल में आरएनए है ना, प्राइमर रियल में क्या है, ये प्राइमर रियल में क्या है, आरएनए, और आरएनए में तो थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो इसलिए अब इस प्राइमर को हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये प्राइमर हटेंगे बीच में क्या आता जाएगा, गैप आता जाएगा, और अब इस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए लाइगेज। तो यानी अब इनको पकड़ पकड़ के इनको फिल करता जाएगा, चिपकाता जाएगा। तो सोचो कितना सारा चिपका रहा है बेचारा, है ना। तो दुखी हो गया, बोला तुम तो करके चले गए, भरना हमें पड़ रहा है। पता चला। तो यही क्या है आपका, यही है आपका डीएनए रेप्लिकेशन,
बोलो समझ आया? आसान था? किसी को टफ तो नहीं लग रहा? कह रहे सर ये तो बहुत टफ है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। बोल रहे थे ना कि रेप्लिकेशन बहुत गंदा है, हमें समझ ही नहीं आता। तो कितना आसान है देखो, है ना। हेलिकेस क्या कर रहा है, एक बार ओवरव्यू दूं। हेलिकेस क्या कर रहा है, हेलिकेस क्या करेगा, वो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंडिंग करेगा, यानी उसको खोलेगा। जैसे ही खोलेगा तो कौन आया, डीएनए पॉलीमरेज। बोला भाई रेप्लिका बनाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, तो हमारे इंजीनियर आए आरएनए प्राइमेज, बोले हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम प्राइमर दे रहे हैं। तो जैसे इन्होंने प्राइमर, ये वो दीवार वाला प्राइमर नहीं है, दीवारों प्राइमर होता है ना, ये वो नहीं है ना। तो ये बोला हम प्राइमर दे रहे हैं, यानी एक छोटा सा टेम्पलेट स्ट्रैंड छोटा सा दे रहे हैं आपको, अब वहां से काम शुरू करो। तो इसने हिंट दी, एक स्ट्रैंड दिया, काम आगे शुरू हो गया, काम चलता गया चलता गया चलता गया। लेकिन जब इस वाले डिसकंटिन्यूअस यानी लैगिंग स्ट्रैंड पे आए, तो पता पड़ा कि भाई डीएनए पॉलीमरेज तो सिर्फ एक ही तरफ से काम करेगा, यानी वो हमेशा क्या बनाएगा, 5' से 3' बनाता है। तो 5' से 3' बना रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रैंड डीएनए का कौन सा चाहिए, 3' से 5' वाला, यानी डैश को हम प्राइम बोलते हैं। तो 3' से 5' वाला पता पड़ रहा है। ये देखो, ये दुष्ट है ना, दिख रहे हैं दांत इसके, है ना, ये उसको काटे जा रहा है काटे जा रहा है। ये खुश है पैसे मिलेंगे, ये इंजीनियर है, ये थोड़ा सा उदास सा रहता है ना, क्योंकि ये ज्यादा कमीशन खा जाता है बीच बीच में, है ना। बोला 1 किलो आरएनए प्राइमेज लाओ, यूज हुआ 10 ग्राम, या 1 किलो वो 20 ग्राम 100 ग्राम, बाकी कमीशन किसके पास है, उसके डीएनए पॉलीमरेज। ये दुखी है बेचारा, दुखी होने का कारण बार बार काम करना पड़ रहा है यार, गोंद की तरह काम करना पड़ रहा है, जा जाके स्ट्रैंड चिपकाना पड़ रहा है। अब स्ट्रैंड कहां से लाएगा, खुद की तो स्ट्रैंड जोड़ेगा। तो जैसे आप स्ट्रैंड सेम वैसी स्ट्रैंड जोड़ेगा, बस यू की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है। तो यही क्या है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है? क्या आपको ये पता चल गया कि रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसमें 4 मेन एंजाइम यूज हो रहे हैं? अब उसके बाद भी बहुत डिटेल है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी ने जितना बोला है हमें उतना ही जाना है, हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी में इतना बोला हुआ है, अपन ने इतना लिख लिया, चारों एंजाइम पता पड़ गए, कैसे प्रोसेस हो रहा है वो पता पड़ गया। सेमी कंजर्वेटिव हम पहले ही कर चुके हैं। चलो तो अब जरा बात कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के और बारे में बेटा, जो है मेसलसन एंड स्थार, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डीएनए के ऊपर। देखो उसको देखते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से ही बेटा, उसी एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा कि डीएनए में रेप्लिकेशन होती है। यानी ये मेसलसन और स्थार का जो एक्सपेरिमेंट है, ये किससे रिलेट कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन से। अब देखो कैसे कर रहा है उसको समझते हैं। हमारी हेडिंग है मेसलसन एंड STAHL है, मेसलसन एंड स्थार एक्सपेरिमेंट। अब देखो मेसलसन एंड स्थार ने जब एक्सपेरिमेंट कराया तो इन्होंने किया क्या उसको समझो। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया, ई कोलाई मतलब एस्क्रेशिया कोलाई, अभी मैंने बताया था। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया एक ऐसे मीडियम में जिसमें NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया, जिसमें नाइट्रोजन का इन्होंने हैवी आइसोटोप लिया N15। आपको पता है नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, N14 और N15। तो N15 हैवी आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है, याद रखना। कैसा आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है ना, रेडियो एक्टिव नहीं है। अब हैवी आइसोटोप में ग्रो कराया किसको, ई कोलाई को। देखो ये रहे आपके छोटे छोटे ई कोलाई, एक नहीं है भैया, बहुत सारे ई कोलाई। जब इन्होंने इसमें ग्रो कराया और ग्रो कराने के बाद इनको एक्सट्रैक्ट किया, यानी इनके अंदर क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन किसमें कराया, सीजियम क्लोराइड में। किसमें, सीजियम क्लोराइड। तो ये पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन किसमें कराया, सीजियम क्लोराइड में कराया। तो पता पड़ा कि आपके जो डीएनए मिले वो सारे के सारे डीएनए क्या थे, वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या थे, N15 थे। दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या थे, N15 थे। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। क्यों N15 थे, क्योंकि नाइट्रोजन किसका कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस का,
और नाइट्रोजनस बेस किस में प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट। समझ रहे हैं? तो नाइट्रोजन किसका कंपोनेंट है? नाइट्रोजनस बेस का। और नाइट्रोजन बेस किसका कंपोनेंट? डीएनए का। दैट इज पूरा डीएनए अब किसका बन रहा है यहाँ पे? नाइट्रोजन का। पता पड़ा? अब जब इन्होंने सेंट्रिफिकेशन कराया था तो हुआ क्या था वो समझो। सेंट्रिफिकेशन क्यों कराया? क्योंकि यहाँ 2 तरह के डीएनए बनेंगे, है ना? कैसे? हाँ बोलो। मैं बताऊं, सेंट्रिफिकेशन बता देता हूं। देखो कभी डेयरी पे गए हो, दूध की डेयरी पे? जब दूध की डेयरी पे जाते हो तो एक गोल सी मशीन लगी होती है ना? उसमें ऐसे सांचे बने हुए, दिख रहा है? ऐसे सांचे बने हुए, ये दूध है ना? और अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को दूध में डाल करके, है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है इनके अंदर दूध डाल करके और टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे अरेंज कर दिया जाता है। देखो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे अरेंज हो गए, है ना? देखो टेस्ट ट्यूब यहाँ लग गए, सेम टेस्ट ट्यूब यहाँ पे भी लगाए गए। यानी ई कोलाई जो है उसको कहाँ रखा गया? ई कोलाई के डीएनए को सीजियम क्लोराइड में रखा गया। और सीजियम क्लोराइड किसके अंदर था? टेस्ट ट्यूब के अंदर। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। सीजियम क्लोराइड एक मीडियम है जिसके अंदर किसको डाला? ई कोलाई को डाल दिया, क्योंकि ई कोलाई का बैक्टीरिया वो डीएनए कहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ई कोलाई को डाल दिया। जब उसके अंदर ई कोलाई को डाला और यहाँ पर देखो ये ई कोलाई को डालने के बाद सीजियम क्लोराइड में किसको डाला? ई कोलाई को। ई कोलाई को डालने के बाद इसको गोल गोल जोर से घुमाया गया। जब ये गोल 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 घूमता रहा ना बहुत तेज, यानी सेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? इसको बोल तेज गोल गोल घुमाया गया। तो घुमाने के बाद क्या होता है? जब दूध का आप लोग सेंट्रिफिकेशन कराते हो तो पता पड़ता है जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है और पता पड़ जाता है कि इसका दूध मिलावटी था या अच्छा था। नहीं तो ऐसे तो दूध देंगे डेयरी पर तो वो क्या करेंगे? बहुत सारा पानी भर के दे देंगे। डेयरी वाले को कैसे पता पड़े? तो क्या कराता है? सबके दूध का सैंपल लेता है ना? उसको पता होगा, है ना? सबके दूध का सैंपल लेता है और वहां से सेंट्रिफिकेशन उसका कराता है। हाँ, है ना? हल्का काम नहीं है डेयरी होना, ठीक है? और वहां से पता पड़ जाता है किसका दूध में कितना पानी था, फिर उसके हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। तो सेम जब इन्होंने मेसेल्सन ने सेंट्रिफिकेशन कराया तो सेंट्रिफिकेशन कराने पर पता पड़ा, ऐसे बनाते हैं, सेंट्रिफिकेशन कराने पे पता पड़ा कि सेंट्रिफिकेशन कराया तो जो आपका ई कोलाई था ये हैवी था, तो हैवी यहां पे आ गया, दिखा? कोने पे आ गया, क्योंकि हैवी है तो नीचे आएगा ना, हैवी है भारी है तो नीचे सेटल डाउन होगा। तो क्या हो गया? नीचे सेटल डाउन हो गया। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं, पक्का नहीं है। चलो अब क्या हुआ? इन्होंने इसी ई कोलाई को लिया और अब इन्होंने इसको ग्रो कराया फिर से एक कल्चर मीडियम में, जिसमें फिर से क्या था? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड था, लेकिन ये नॉर्मल था यानी N14 है। ये कैसा है? ये हैवी आइसोटोप है, ये हैवी आइसोटोप है किसका? नाइट्रोजन का। लेकिन ये कैसा है? लाइट मतलब हल्का आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, यानी नॉर्मल है ना? अब जब यहां पे ई कोलाई को, इन्हीं ई कोलाई को ग्रो कराया जा रहा है, इन्हीं को, है ना? इन्हीं को फर्दर जब ग्रो कराया गया, इन्हीं ई कोलाई को जब ग्रो कराया जा रहा है, तो जब ग्रो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जब डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन हुआ और इन्होंने सेंट्रिफिकेशन कराया दोबारा से, तो सेंट्रिफिकेशन फिर से किसमें कराया? सीजियम क्लोराइड में। और अब की बार क्या हुआ? अब की बार इन्होंने क्या देखा कि भाई जहां पर टेस्ट ट्यूब में ये वाला आइसोटोप नीचे आ रहा था, ये वाला आइसोटोप कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। इसका मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं, एक डीएनए से 2, तो एक रेप्लिकेशन अभी वही पढ़ा ना कि एक स्ट्रैंड से कितने स्ट्रैंड बनते हैं? 2 स्ट्रैंड बनते हैं। तो एक स्ट्रैंड तो किसका था? ये N15 का, लेकिन एक स्ट्रैंड और बना बेटा जो किसका था? N14 का था। किसका था? N14 का, है ना? N14 का। इसका मतलब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव हो गया। देखो सेमी कंजर्वेटिव हो गया ना, बीच में आ गया, यानी डेंसिटी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, बीच में आ गई। अब इन्होंने फिर से क्या करा? फिर से इसी को फिर से ग्रो कराया, यानी यही वाले आए तो फिर से यहां पे देखो कल्चर मीडियम लिया, यहां पे ग्रो कराया। तो अब की बार जब ये वाले आए हैं तो कुछ ब्लू वाले होंगे और कुछ रेड वाले होंगे, दिख रहा है? देखो
कुछ ब्लू वाले हुए और कुछ रेड वाले हुए। और अब क्या होगा, अब फिर से रेप्लिकेशन हो रहा है क्योंकि सेल डिवीजन हो रही है ना, और सेल डिवीजन होने से अब जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर अब देखो ये पेरेंट और ये भी पेरेंट है, ये पेरेंट और ये भी पेरेंट है, तो कुछ तो पेरेंट कैसे बनेंगे, दो तो आ जाएंगे N14 वाले, देखो दो तो आ गए N14 को हम किससे बना रहे हैं, रेड से बना रहे हैं, और दो आ जाएंगे हाइब्रिड, दो आ जाएंगे हाइब्रिड जिसमें एक N14 होगा और दूसरा N15 होगा, तो एक N14 और दूसरा N15 होगा। और अब जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे, और अब जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे, देखो चालू है, तो लाइट वाले तो आ जाएंगे आगे, यानी N14 वाले तो आ गए आगे क्योंकि वो कैसे हैं, हल्के है ना, और ये वाले कहाँ आएंगे, बीच में आ जाएंगे, है ना, बीच में आ जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है ना, आधे मेन पेरेंट जैसे आ रहे हैं दोबारा, लेकिन आधे क्या आ रहे हैं, हमेशा हाइब्रिड आ रहे हैं। समझ आया? तो यही क्या था, मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हर एक 20 मिनट में प्रोसेस हो रहा है, हर एक 20 मिनट में प्रोसेस हो रहा है। अच्छा देखो, स्टार्टिंग से यहाँ पे 40 मिनट हो गई, यानी 20 मिनट और 20 मिनट 40 मिनट, फिर कितना हो जाएगा, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, तो ऐसे रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि ई कोलाई का जो सेल डिवीजन वो कितनी देर में होता है, 20 मिनट में होता है। ई कोलाई का सेल डिवीजन 20 मिनट में होता है, इसलिए 20 मिनट लिखी हुई है। बोलो क्लियर है? तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया आज, साथ में मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब आगे अगले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है? चलो नोट कर लो।